स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 12 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज एनालिसिस के लिए दो इश्यूज हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें पहला इशू है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। वहीं दूसरा जो इशू है वो भी द हिंदू का ही है, वो है सुसाइड्स को लेके। तो आइए पहले उसको शुरू करते हैं, वो है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। देखिए, ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये इस इशू को लेकर है कि करंट में जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है वो एक फेयर सॉल्यूशन नहीं है, और उनसे जो है लोकल या फिर यूँ कह लीजिए ज़मीनी लोग, ज़मीन पे जो लोग हैं उनके पास कोई भी जो है उनको प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल कराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो काम हो रहा है वो बड़े लोगों के लिए हो रहा है, वेल्दी पीपल के लिए हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। देखिए, जो राइटर हैं इसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक साइंस जो है वो डोमिनेट कर रही है पब्लिक पॉलिसी को। मतलब इकोनॉमिक साइंस मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें जो है पब्लिक पॉलिसी में जो है उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोकल पीपल के लिए या यूँ कह लीजिए ज़मीनी लोगों के लिए उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक पॉलिसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्दी लोगों के लिए बनाई जाती है, वेल्दी और कैपिटलिस्ट लोगों के लिए ही उस पर ध्यान दिया जाता है। और समय समय पर जो है आप जानते हैं कि डिबेट भी चलती रही है केनेसियन इकोनॉमिक्स और फ्रीडमैन इकोनॉमिक्स को लेके। केनेसियन इकोनॉमिक्स मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। केनेसियन इकोनॉमिक्स का ये है आपका कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट का जो है कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा मार्केट फोर्सेस में। मतलब डिमांड और सप्लाई जो होगी वही आपका डिसाइड करेगी सभी प्राइसेस को। लेकिन केनेसियन इकोनॉमिक्स ये ज़रूर कहता है कि जब भी ज़रूरत होगी गवर्नमेंट जो है आपका एक स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को एक पैकेज दे सकती है, या फिर यूँ कह लीजिए एक मनी सप्लाई कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि मनी सप्लाई करने से कभी जो है इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। तो वो केनेसियन इकोनॉमिक्स उसके लिए एडवोकेट करती है। वहीं जो फ्रीडमैन इकोनॉमिक्स हैं वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही आप सब कुछ छोड़ दीजिए, चाहे वहाँ पे आपका रिसेशन हो या फिर किसी भी तरह की कुछ और एक्टिविटी चल रही हो। हालांकि दोनों ही तरह के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जीडीपी का साइज़ बढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। वहीं आगे चलकर जो राइटर हैं वो क्लब ऑफ रोम की तरफ जो है आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको एक 1972 में आपका बना था। और क्या था ये क्लब ऑफ रोम, मैं आपको बता दूं कि क्लब ऑफ रोम जो है इन्होंने मिलके सबसे पहले, आपने सुना होगा कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है वो सबसे पहले जो है इसको इजाद क्लब ऑफ रोम ने ही किया था। और इसके बाद ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का इस्तेमाल होने लगा पूरी दुनिया में। हर उसकी देश की पॉलिसी में जो है इसका इस्तेमाल होने लगा। उससे पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है जिसका नाम है ब्रुंटलैंड कमीशन। ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ब्रुंटलैंड कमीशन। और क्लब ऑफ रोम का क्या था, इस क्लब ऑफ रोम का इन्होंने यही बताया कि हर कंट्री जो है जीडीपी को बढ़ाने में लगी हुई है और उनकी कोशिश है कि अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो भले ही डिस्ट्रॉय हो जाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लैनेट जो है कि प्लैनेट की हेल्थ पूरी ख़राब हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस जीडीपी ही बढ़ना चाहिए। और इसी की वजह से जो है जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कभी भी जो है एनवायरनमेंट को इकोनॉमी का पार्ट समझा ही नहीं। उन्होंने केवल जो है एनवायरनमेंट को एक रिसोर्स की तरह समझा कि बस इसको यूज़ करो और उससे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा लो। और लोकल कम्युनिटीज़ हमेशा से जो है कुछ ना कुछ आपकी पिटिशंस देती रही हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध कि आप जो है इसका ध्यान दीजिए, लेकिन उन पिटिशंस को हमेशा डिसमिस कर दिया गया है बिल्कुल। और ये दर्शाया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और जीडीपी ग्रोथ पे काम करना है हमें, क्योंकि ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रोड़ा माना जाता है कि जब एनवायरमेंटलिस्ट आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। तो उस तरह के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और ये सब जो है आपके कुछ इंक्लूजन्स किए गए थे इन चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन इनको भी आज की डेट में जो है ये माना जा रहा है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच में एक बैरियर है जिनके ऊपर जो है सिंप्लीफाई करें जल्दी से जल्द ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो। वहीं आगे चलकर जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड का जो पूरा सिस्टम है वो केवल और केवल अमीर लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे आप अगर देखें तो जो सिटीज़न है, कोई भी अगर लोकल बंदा है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो उसको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है। जो इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा मिलनी है वो केवल और केवल बिग हाउसेस को ही मिलेगी। वही जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और उस क्राइसिस के बाद जो है आपका G7 और G20 इस
पूरे ग्लोबल सिस्टम में आ गए ताकि स्टेबलाइज कर सके फाइनेंशियल सिस्टम को, और उन्होंने बेल आउट किया उन कंपनीज़ को, उन इंस्टीट्यूशंस को जिनको ये कहा जाता था कि ये कभी भी जो है बेल आउट, कभी भी इनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। वहीं इन इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट किया G20 G7 ने, लेकिन जो आम आदमी था, जो बिल्कुल ज़मीन पे जो खड़ा हुआ आदमी था, उसको किसी भी तरह का कहीं से कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। और आप देखिए कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज किए गए थे ग्रीक के ऊपर इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उसमें केवल और केवल जो घाटा हुआ, जो सबसे ज़्यादा जो है हार्म हुआ है, वो कॉमन सिटीजन्स को ही हुआ है। बड़े हाउसेस को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बड़े हाउसेस का जो लॉसेस हुए वो भी जो हैं आपके मैनेज कर लिए गए बेल आउट पैकेजेस के थ्रू। वहीं अभी का ऐसा मानना है सिटीजन्स का कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ही अनफेयर है और वो केवल और केवल सपोर्ट कर रहा है लार्ज कॉरपोरेशंस और वेल्दीएस्ट पीपल को, और उन्हीं की ही सुनता है। इसलिए लोग जो हैं, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि पीपल का जो कंसल्टेशन है, जो उनका फीडबैक है, उसको भी इकोनॉमिक पॉलिसी में लेके आना बहुत ज़रूरी है। और हर तरफ जो है 3 P's की डिमांड हो रही है कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है इन 3 वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि आप लोकल लेवल पे जो हो रहा है इंडिविजुअल्स के साथ, उसके फीडबैक को भी आप इनकॉर्पोरेट करें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पॉलिसी मेकिंग कर सकें। वहीं आगे चल के राइटर बताते हैं कि इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट और सोशल साइंटिस्ट, ये सभी जो हैं आपका इस तरह का अप्रोच रखते हैं कि अभी के अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फीडबैक लेना चाहिए हमें लोकल से, इंडिविजुअल से, ताकि उनके फीडबैक को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें इकोनॉमी में, नेचुरल एनवायरनमेंट में और सोशल सिस्टम में। और इससे होगा क्या कि अगर हम ये सब फीडबैक इंक्लूड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो 5 प्रॉब्लम्स हैं जिनके हम सॉल्यूशंस अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं और जिनकी कोशिश हमारे यहाँ बहुत समय से चल रही है, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हों या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों। जैसे कि पॉवर्टी को एंड करना, दूसरा ग्रॉस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, तीसरा वुमेन की एम्पावरमेंट, चौथा अपना जो फूड सिस्टम है वो हेल्दी बनाना, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल के जो फूड्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट है और उस तरह से जो है वो हेल्दी फूड नहीं माने जाते। वहीं जो पांचवा है वो है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना, मतलब रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना, क्लीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, ताकि हमारा जीडीपी जो है वो भी ग्रीन जीडीपी कहला सके। ठीक है, आगे जो है राइटर कहते हैं कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, वो है टू लिटल टू लेट और दूसरा है बिग लीप। अभी का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं अपने लोगों का, या फिर यूँ कह लीजिए ज़मीनी लोगों का, सिर्फ़ और सिर्फ वेल्दी हाउसेस के लिए जो बन रहा है, उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है टू लिटल टू लेट को। वहीं जिसमें अगर हम सबका फीडबैक लें, उनकी पॉलिसीज़, उनके कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए जो है पॉलिसीज़ को फ्रेम और चॉकआउट करें स्ट्रैटेजीज़, तो उसको जो है नाम दिया गया है बिग लीप का। तो यही बताना चाहते हैं कि राइटर कि अगर हम टू लिटल टू लेट के कॉन्सेप्ट पे चलते रहे तो इससे जो है आपका इनइक्वालिटी बढ़ेगी वर्ल्ड के अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ एंड पावर का वो एक लॉपसाइडेड तरीके से हो जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है 2050 के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री होगी, सबसे बड़ी ऐसी कंट्री होगी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी पूरे वर्ल्ड में। तो ये खतरे की बात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बाकी सब देशों के लिए भी है, लेकिन राइटर जो है यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम बिग लीप के उससे चलें तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक वेल्थ का और सोशल पावर का, और किसी भी तरह की फ्यूचर में पॉलिटिकल डिसरप्शंस भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम टू लिटल या टू लेट के ऊपर ही चलते रहे तो एक वर्ल्ड जो है आप ये समझिए कि एक मिजरेबल स्टेज में जा रहा है और इसके जो है बहुत ही एक एनवायरमेंटल और सोसाइटल कोलैप्स होंगे इसी सेंचुरी के एंड तक आते आते। वहीं आगे चल के राइटर बता रहे हैं कि 2 ऐसे इंडेक्स हैं जिनका नाम है सोशल टेंशन इंडेक्स और एवरेज वेलबींग इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करते हैं? ये इंडेक्स ये डिटरमाइन करेंगे कि जो आपकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं क्या वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं या नहीं, और अगर वो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं तो ऑलरेडी ऑब्वियसली उनके कारण सोशल टेंशन्स हो सकती हैं आने वाले समय में। तो आप ये समझिए कि अगर ये सोशल टेंशन्स इस तरह से बढ़ती गई तो सोसाइटी जो है एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस जाएगी जहां लोगों का जो है ट्रस्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ वो कम हो जाएगा और उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होने लगेगी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होगा और वेलबींग के ऊपर भी कोई बेहतर काम नहीं हो पाएगा।
गवर्नमेंट्स आज की सिचुएशन में जो है स्ट्रगल कर रही हैं किसी भी तरह के शॉक से आपका डील करने के लिए। और अगर आप समझिए कि लोगों का विश्वास ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना रहे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर ना रहे, तो जो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हमारे देश में या दुनिया में आने वाले हैं, चाहे वो पैंडेमिक को लेके हों, क्लाइमेट चेंज को लेके हों, इकोलॉजिकल चैलेंज को लेके हों, तो इस तरह के किसी भी चैलेंजेस से डील करना आसान नहीं होगा इस सिचुएशन में, जब आपका विश्वास, जब आपके लोगों का आपके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो अभी आप अगर आज के समय में देखें तो राइटर का ये मानना है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो चुका है, ब्रोकन डाउन हो चुका है, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो रूल्स फिक्स कर देती हैं ग्लोबल और नेशनल रूल्स को। चाहे आप देखिए कि यूएस है या फिर चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यही सब जो है फिक्स करती हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या बड़ी बड़ी आपकी और भी इंस्टीट्यूशंस हों, WTO, WHO वगैरह। तो ये सब जो है आपका यही रूल बना रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका के लिए हो, चाहे एशिया के लिए हो, चाहे फिलीपींस जैसी छोटी कंट्रीज़ के लिए हो, या रवांडा जैसी एक गरीब कंट्री के लिए हो। ये लोग इस बात के कंसर्न को भी एड्रेस नहीं करते कि पर्टिकुलर कंट्री में अभी क्या चल रहा है या उनके लोगों को जो है क्या डिमांड है। वो अपने लेवल पे डेलिब्रेशन करते हैं, उसका एजेंडा बनाते हैं, और किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, इसकी पावर भी उन्हीं के पास होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके अंदर जो है, या फिर दूसरी जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके अंदर सोशल टेंशन्स जो है ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट्स जो अभी की हैं वो कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रही हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हो या फिर दूसरे प्रोसेस के थ्रू हो या फिर पब्लिक रेफरेंडम्स के थ्रू हो। इतने अच्छे सॉल्यूशंस अभी के समय में निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो लोकल लेवल पे बंदा है, जो लाइवलीहुड, जो एक एक कॉमन इंडिविजुअल है, कॉमन मैन है, उसके कंसर्न्स को जो है एड्रेस ही नहीं किया गया है, उसके जो थॉट प्रोसेस हैं उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया गया है किसी भी पॉलिसी मेकिंग में। इवन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ यूएस की हो या यूरोप की हो, वहाँ भी अभी जो है सॉल्यूशंस उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि ये फेयर सॉल्यूशंस नहीं है। वहीं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को जो है ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल, और बहुत सारी कंट्रीज़ में, और सिटीजन जो है इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब, आप देखिए जैसे चाइना में अभी जो है शी जिनपिंग हो गए, या रशिया में आपके पुतिन हो गए, तो ये लोग जो हैं एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो है मैनिफेस्टेशन, एक सिंबल माने जाते हैं, और इनको पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये लोग झटपट डिसीजन ले रहे हैं, और इनके जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के तरीके हैं वो कुछ हद तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ठीक हैं। कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाले जो हैं कुछ बातचीत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लगी हुई हैं कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे को वो करने में, लेकिन ये लोग जो हैं सक्षम हैं किसी भी तरह का डिसीजन लेने में, और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में लोगों को लगने लगे कि ऐसी ऑथोरिटेरियन रेजिम्स को ही सपोर्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि उनसे जो है सॉल्यूशन हमें जल्दी मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं राइटर, और ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस अभी निकाले जा रहे हैं जिस तरीके से ग्लोबल प्रॉब्लम्स के, वो बिल्कुल ही अनफेयर हैं, और वहाँ लेस पावरफुल पीपल की जो वॉइस हैं उन पे जो है बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता। देखिए जो आगे राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो केवल नंबर ही नहीं है, ना ही वो केवल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के लिए, इसलिए उनको भी इंक्लूसिव तरीके से जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेटेड और पावरफुल लोगों को ही आप, या वेल्दी लोगों को ही आप जो है उनके कंसर्न को एड्रेस करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को जो है इन पे ध्यान दीजिए, लेकिन वो इनसफिशिएंट हैं किसी भी जीडीपी के लिए। ज़रूरत है आपको कि एक पैराडाइम चेंज करने की, जहाँ पे आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच ना हो जाए। एक्सपर्ट्स को चाहिए कि वो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करें और पॉलिसीज़ को जो है इम्पोज ना करें किसी भी लोकल्स के ऊपर या हमारे जो कॉमन मैन हैं उनके ऊपर। ज़रूरत है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, डेलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू एक अच्छी तरह से जो है बातचीत हो, और उनके जो फीडबैक लिए जाएं, और उनके बाद ही जो है सब कुछ उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में उनके भी आइडियाज़ को जगह देनी चाहिए। तो ये है आपका ओवरऑल, ये मैं कहूँ तो एक डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रेंथन करने की बात थी पूरी की पूरी, कि कैसे जो है आपका डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी जो है वीक हो रही है क्योंकि लोगों का ज़्यादा विश्वास होने लगा है ऑथोरिटेरियन रेजिम्स के ऊपर, और क्योंकि डेमोक्रेसी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रही है पिछले कुछ समय से। तो यही था एक आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है वो है हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ बाय सुसाइड इज़ मिसगाइडेड। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक टेक्नोलॉजी जो है एक बड़ा
फैक्टर बन चुका है बढ़ते हुए सुसाइड्स का। तो सुसाइड के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि सुसाइड क्या है। और सुसाइड जो है एक व्यक्ति जो होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं उसकी लाइफ में, चाहे वो आपका चाइल्डहुड हो या फिर एडोलेसेंस हो, एडल्ट एज हो, ओल्ड एज हो। और हर एज में, हर फेज़ में जो है एक नए फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, चाहे मेंटली हो या फिर आपका सोशली, हेल्थ के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू। तो आपने सभी जानते हैं कि चाइल्डहुड के वक्त क्या होता है कि जब आप बचपन में थे, कोई एकेडमिक फेलियर हो सकता है या एजुकेशन में किसी तरह की नाकामी पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। या फिर आपका एडोलेसेंस एज में अगर वो आते हैं तो एडोलेसेंस में जो है आपके समझिए कि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, लव अफेयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई। या तीसरे उसमें एडल्ट उसमें आते हैं आपके, तो कुछ और हो सकता है, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या सेक्सुअल वायलेंस हुआ, या फिर आपकी मैरिज रिलेशनशिप अच्छी नहीं चली। तो इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। वहीं आपका ओल्ड एज में भी एक इशू है। ओल्ड एज मैंने आपका पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होने लगती है, बहुत सोशल आइसोलेशन फील करते हैं आपका ओल्ड एज लोग, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगती है। वहीं जो फैमिली के लोग हैं वो उनके साथ एब्यूज़ करते हैं, सही से उनसे बात नहीं करते, उनके साथ टाइम नहीं देते। तो उस वजह से जो है डिप्रेशन और उसके बाद फिर सुसाइड जैसी टेंडेंसीज बढ़ती जाती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो डेटा हैं वो ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई कहीं अगर सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। और सुसाइड रेट जो इंडियन गर्ल्स का और वुमेन का है वो ट्वाइस है ग्लोबल रेट से। मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं या आप समझ लीजिए गर्ल्स हैं, वो 2 गुना रेट पे जो है सुसाइड कर रही हैं कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। वहीं जो मोस्ट कॉमन वे है आपका सुसाइड करने का इंडिया में वो हैंगिंग है, खुद को लटका लेना रस्सी बांधकर, या फिर चूहे मारने की दवा खा लेना, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जिसे बोलते हैं, किसी मेडिसिन का ओवरडोज करना, या फिर खुद को जला लेना, सेल्फ इमोलेशन करना। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं जो निकल के बार बार सामने आए हैं। और एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लीगल सेक्शन है हमारे यहाँ, वो है 309, जिसको बोला जाता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। देखिए ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है ये सेक्शन 309 आईपीसी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने आप का सुसाइड करने की कोशिश करता है और सुसाइड करने में वो बच जाता है, वो मरता नहीं है, तो उसको जो है इस सेक्शन के तहत बुक किया जाएगा। और इस सेक्शन के तहत बुक करने के बाद उसको जो है कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और कुछ फ़ाइन भी लग सकता है। तो इस तरह के कुछ रिग्रेसिव लॉज बने हुए हैं जो फर्दर एक प्रेशर डाल रहे हैं हमारी कम्युनिटी के ऊपर। और ये एक जो है अंग्रेज़ों के काल का बना हुआ नियम है जिसको जो है अब कुछ बदलाव की ज़रूरत भी है। हालांकि अभी जो राइटर क्या कह रहे हैं उस पर एक बार बात करते हैं कि क्या है राइटर का पूरा आइडिया। राइटर कह रहे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो सुसाइड के जो डेटा निकल के सामने आए हैं उनके अकॉर्डिंग 2022 में ही 1,64,033 लोग जो हैं अब तक सुसाइड कर चुके हैं। और जो मेजर कॉज है सुसाइड डेथ्स का वो सोशल डिस्ट्रेस तो है ही, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी कंसर्न भी है इंडिया में। वहीं आगे चलते हुए राइटर ये बताना चाहते हैं कि जो सुसाइड का जो सबसे बड़ा कॉज अभी देखने को मिल रहा है वो हो रहा है रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। कि टेक्नोलॉजी जो आपका है वो डिप्रेशन को किस तरह बढ़ा रही है, चाहे वो साइबर बुलिंग हो या फिर एक्सट्रीम वॉचिंग हो ऑनलाइन कंटेंट का, और बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वर्चुअल फॉलोअर्स और कम्युनिटीज़ के ऊपर वैलिडेशन के लिए। देखिए ये बात कुछ हद तक सच भी है। साइबर बुलिंग में जैसे हो गया कि कोई आपको कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, या फिर आपको जो है परेशान कर रहा है, ये सब साइबर बुलिंग में आ रहा है। और आजकल के नौजवानों की एक अलग सी मानसिकता भी हो गई है कि वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना रेस्पेक्ट, ये सब जो है सोशल मीडिया में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे कंटेंट को कोई लाइक कर रहा है, कोई अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है तो सबसे सही है। लेकिन अगर कोई हमारे कंटेंट को देख ही नहीं रहा या उस पर कोई गालियाँ लिख रहा है या फिर वो उसे बहुत बुरा भला बोल रहा है तो इसका मतलब जो है हमारी जो है मतलब कोई हमें वैलिडेशन नहीं है। और पूरा का पूरा जो है वो बस वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर ही डिपेंड है कि वही हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, वही हमारे जो है वेल विशर्स हैं, और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा इंक्रोच कर रहा है अब ह्यूमन लाइफ के अंदर, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाले समय में जो है और भी बुरी हालत हो सकती है अगर हमने इसका जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल ना किया तो। वहीं सोसाइटी को ज़रूरत है कि रिस्पॉन्ड करें इन सेंसिटिव इश्यूज़ पे एक हॉलिस्टिक मैनर के साथ।
और इन सेंसेशनल इश्यूज़ को जो है इतना ना बढ़ाएं, कोशिश करें कि मतलब सपोर्ट करें, अवेयरनेस लेके आएँ, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हों, काउंसलिंग सर्विसेज हों जिनको अच्छा माना जाता है अगेंस्ट साइबर बुलिंग। वहीं जो यूएस में जो है साइबर बुलिंग है बहुत ज़्यादा होती है, 4 गुना ज़्यादा होती है इंडिया से, लेकिन वहाँ जो है आपका इस तरह के सुसाइड रेट्स देखने को नहीं मिले हैं। वहीं इंडिया में जो है साइबर बुलिंग कम हो रही है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे सुसाइड रेट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। और अभी जो है रिसेंट एग्जांपल आया है जिसमें बहुत सारे सुसाइड्स इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हुए हैं कहीं तो वो तमिलनाडु में हुए हैं। और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स आई थी उनके अकॉर्डिंग जो गेमिंग एडिक्शन है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है स्टूडेंट्स को आपका सुसाइड करने के लिए, चाहे वो रमी गेम्स हो या कोई भी गेम्स हो। और आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि एक ऐसी गेम आई थी जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। उस गेम में क्या था कि वो गेम जो है टास्क देती थी बच्चों को कि टास्क ऐसे टास्क कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो और कमरे में बंद करने के बाद जो है सर केवल खड़े हो जाओ उल्टे। उसके बाद स्टेज 1 क्लियर हो गई। सेकंड स्टेज में जो है आपको अपना मुंह पानी के अंदर डाल के रखना है 30 सेकंड के लिए, ठीक है, वो भी आपकी स्टेज पूरी हो गई। ऐसे ही करते करते स्टेज चलाते चलाते वो लास्ट स्टेज में ले जाकर इतना एडिक्ट करा देता था बंदे को वो गेम कि लास्ट स्टेज में उसे बोला जाता था कि या तो आपको छत से कूदना होगा या फिर आपको कुछ और मतलब ऐसा ही कुछ काम दे देते कि या तो छत से कूदना होगा या छत से लटक के नीचे वाले कमरे में जाना होगा। तो इस तरह के कुछ वो दे देते थे और उसके बाद जो है छत से कूदने के बाद बहुत सारे बच्चे मरे भी जिनको सुसाइड्स का नाम दिया गया। तो इस तरह के जो है बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पबजी एक गेम है आपका, आपने सुना होगा। पबजी में क्या है कि आप अपने घर बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है कहीं और लोकेटेड है, तो वो और आप दोनों मिलके जो है आपका एक गेम खेल सकते हैं। और उस पर जो है लोगों की बहुत सारी दोस्ती भी हुई है और उस दोस्ती के बाद जो है वो लोग काफ़ी एडिक्टेड भी हो गए उन गेम्स के। और धीरे धीरे जो है उनके कुछ रिपरकशंस आने शुरू हो गए कि जो उनका पार्टनर थे जो उनके साथ गेम खेल रहे थे पबजी जैसी, वो अब उनको जो है साइबर बुलिंग कर रहे हैं या फिर उनको हरास कर रहे हैं। तो इस तरह के गेम्स जो हैं निकल के आ रहे हैं। पबजी है, फ्रंट लाइन है, और जिनकी वजह से जो है आपका एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें उन्होंने जितनी भी ऑनलाइन गेम्स थी उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया है, चाहे वो रमी वाली गेम हो या पोकर गेम हो। वहीं एक्सपर्ट जो रिसर्च कर रहे हैं सुसाइड के ऊपर, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी ऐसा डेटा हमारे सामने नहीं आया है कि हम लिंक कर सकें सुसाइड को ऑनलाइन गेमिंग के साथ। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कदम कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को पूरा बैन ही कर दिया है, ये बहुत जल्दी लिया हुआ कदम है। वहीं आगे चलते हुए राइटर ये बताते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो ये कहता है कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ है, लव मैरिज रिलेशनशिप है, ये सब जो है 2/3 ऑफ द कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2/3 ऑफ डेथ बाय सुसाइड। मतलब जो 66% है सुसाइड के रीज़न वो ये सब हैं। और इसलिए अब ज़रूरत है कि एक ऐसी हॉलिस्टिक पॉलिसी ली जाए। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि सिर्फ ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया, नहीं, आपको ज़रूरत है एक हॉलिस्टिक पॉलिसी बनाने की ताकि ये सब फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाएं और मिनिमाइज़ किए जाएं इस तरह के केसेस फ्यूचर में। एक बेहतर कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन अप्रोच किया जाए जो कि इफ़ेक्टिव रहे लोगों की लाइफ्स को बचाने में भी। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे उन्होंने एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया है जिसमें राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे जो है आप कभी भी फ़ोन कर कर किसी भी तरीके के, अगर आपको स्ट्रेस जैसी कोई भी सिचुएशन हो रही है वो आप जो है बात कर कर अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव लिए हैं ताकि आपका इनको रोका जा सके सुसाइड्स को। जैसे एक इनिशिएटिव था, उसका नाम था मनोदर्पण इनिशिएटिव। क्या था ये मनोदर्पण इनिशिएटिव? इसको आत्मनिर्भर भारत का अभियान का पैकेज के कंपोनेंट माना जाता है। इसमें ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए। वहीं एक हेल्पलाइन और स्टार्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसका नाम था किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन की कोशिश ये थी कि जो सुसाइड को प्रिवेंशन को कर सकें, रोक सकें, और क्राइसिस मैनेजमेंट में जो है आपका किसी भी तरह की जो है फर्स्ट एड सर्विसेज हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट, इस तरह की जो है आपकी पूरी हेल्प की जाए उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरीके से आपका ग्रसित हैं, उन्हें लग रहा है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं। करंट गवर्नमेंट जो है आपका सीरियस भी है इन सब चीज़ों के लिए। तो यही है बस इसके बारे में।
बाकी एक हेल्पलाइन है जो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। उस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-273-8255। ये एक हेल्पलाइन है जिसको हेल्प द कनेक्ट के नाम से जो शुरू करी गई थी, और इसका कोशिश यही थी कि सुसाइड प्रिवेंशन को जो है रोका जा सके। और इन हेल्पलाइंस पर जो है कभी भी आप बात कर 24 घंटे किसी भी तरह का स्ट्रेस है या किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यही था आज का पूरा एनालिसिस। इसी तरह के एनालिसिस को देखने सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।